हे देयर एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल द DRX फैमिली पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टडी ऑफ फंगी के बारे में कि इसका क्लासिफिकेशन क्या है, मॉर्फोलॉजी क्या है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इसका कल्टीवेशन कैसे किया जाए। तो चलिए जल्दी से वीडियो को ख़त्म करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि फंगी होता क्या है। केवल 2 पॉइंट में इसको आपको एग्जाम में लिखना होगा डिफिनीशन के तौर पे। अगर आप फ्लोचार्ट बनाएंगे तो नंबर अच्छे उठेंगे। पहले पढ़िए क्या लिखा है। पहला पॉइंट में द वर्ड फंगस इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड फंगस विच मीन्स मशरूम। मतलब ये जो शब्द है फंगस, एक चीज़ समझिएगा, जब एक से अधिक कोई फंगस प्रेजेंट है तो उसको हम कहेंगे फंगी, और जब एक लौता वो प्रेजेंट है तो उसको कहेंगे फंगस। ये जो शब्द फंगस है ये एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब होता है मशरूम। दीज आर जनरली यूकारियोट्स मीन्स मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल एक्सेप्ट सिंगल सेल यीस्ट। मतलब ये जो हमारे फंगी हैं ये यूकारियोट्स होते हैं। यूकारियोट्स मतलब एक से अधिक सेल्स के द्वारा ये मिलके बने होते हैं, और केवल इसमें एक ऐसा होता है जिसको कहते हैं यीस्ट, ये केवल सिंगल सेल्स का बना होता है, ठीक है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये यूकारियोट भी हो सकते हैं, ये प्रोकारियोट भी हो सकते हैं, मगर जनरली ये होते हैं यूकारियोट्स। मतलब एक से अधिक सेल्स से मिलकर ये बन रहे हैं। नोट याद रखिएगा, नोट को ब्लैक पेन से लिखा जाता है। माइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फंगी। मतलब जब आपको फंगी की पढ़ाई करनी है तो वो आप माइकोलॉजी के अंतर्गत करेंगे। तो हमने यही जाना कि माइकोलॉजी एक ऐसा ब्रांच है साइंस का जिसके अंतर्गत हम फंगी या फंगस के बारे में पढ़ाई करते हैं। चलिए, अगर आप एग्जाम में ये दोनों पॉइंट लिखने के बाद में ये फ्लोचार्ट बना देते हैं तो बहुत अच्छा नंबर उठेगा। क्या लिखा है? फंगी एक क्लोरोफाइलस होते हैं, मतलब इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा अपना खाना नहीं बना सकते हैं। दूसरा, थैलॉइड मतलब लैकिंग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। इनके अंदर जो कोशिका सजाई गई है या जिस कोशिकाओं से मिलकर ये बने हैं वो ज़्यादा जटिल नहीं होता है। हेट्रोट्रॉफिक मतलब रिलाई ऑन अदर ऑर्गेनिक मटेरियल सो एज टू गेट फूड। जैसा कि मैंने बोला कि फंगी एक क्लोरोफाइलस होता है, इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, इस वजह से ये अपना खाना नहीं बना पाते हैं, और इसी वजह से इनको कहा जा रहा है कि ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। मतलब अपना खाना पाने के लिए ये किसी दूसरे पे निर्भर करते हैं। दूसरे पे जो हमने बोला वो ऑर्गेनिक मैटर है। ऑर्गेनिक मैटर का मतलब जिसके अंदर कार्बन पाया जा रहा हो, जिसके अंदर जान पाया जा रहा हो, तो ऐसी चीज़ों के ऊपर ये निर्भर करते हैं अपना खाना पाने के लिए। फंगी यूकारियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक से अधिक सेल्स के द्वारा मिलकर ये बनते हैं। लास्ट का पॉइंट है फंगी नेचुरल सेप्रोफाइट्स। मतलब ये जो फंगी हैं ये कोई एक जानवर मर गया है या कोई एक जानवर मर गया है और वो सड़ रहा है तो उसके ऊपर लाजमी है कि ये फंगी पाए जा सकते हैं, क्योंकि ये मरे हुए या सड़ने वाले चीज़ों के ऊपर ही ये पैदावार दिखा रहे हैं और वहाँ पे जिंदा रहते हैं, ठीक है। समझिएगा मेरी बातों को। अगर एग्जाम में पूछा गया राइट अ ब्रीफ नोट ऑन फंगी तो उस केस में आपको ये सब कुछ लिखना पड़ेगा जितना भी इस वीडियो में प्रेजेंट है। सबसे पहले आप ये स्लाइड लिखेंगे, उसके बाद आप वहाँ पे पॉइंट डालेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंगी, ठीक है। ध्यान समझिएगा, आगे की चीज़ें मैं बताऊँगा अभी। फंगी जो है इसको बेसिकली 3 चीज़ों में क्लासीफाई किया गया जो कि हैं मिक्सोमाइकोटा, ऊमाइकोटा और यूमाइकोटा। अभी समझिएगा, जो ऊमाइकोटा है ये फिर से 2 चीज़ों में क्लासीफाई होता है, फाइकोमाइसिट्स, जाइगोमाइसिट्स, और जबकि यूमाइकोटा 4 चीज़ों में क्लासीफाई किया गया है जो कि हैं ड्यूटेरोमाइसिट्स, एस्कोमाइसिट्स, बेसिडियोमाइसिट्स, माइकोफाइकोफाइटा। तो मतलब हमने यहाँ पे यही जाना कि इतने तरीके से हम क्लासिफिकेशन किए हैं फंगी का। बेसिक क्या हैं? 3 हैं। कौन कौन से? मिक्सोमाइकोटा, ऊमाइकोटा, यूमाइकोटा। ऊमाइकोटा 2 तरह का होता है और यूमाइकोटा 4 तरह का होता है, ठीक है। ये इतना चीज़ आपको इस एग्जाम में एज इट इज़ ये फ्लोचार्ट बना देना है। और एक चीज़ समझिएगा, जब आपसे स्पेशली पूछ लिया जा रहा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ फंगी, तब आपको इन सब को डिफाइन करना है, अन्यथा नहीं करना है।
अभी आपके दिमाग में एक सवाल स्ट्राइक कर रहा होगा, सर एल्ब्यूगो क्या है, राइजोपस क्या है। असल मायने में जाइगोमाइसिट्स का एग्जाम्पल है राइजोपस, फाइकोमाइसिट का एग्जाम्पल है एल्ब्यूगो। ठीक है, तो ये इतना चीज़ आपको एज इट इज़ एग्जाम में लिख देना है। एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा, जब आपसे स्पेशली पूछ रहा है राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ फंगी, तो उस केस में आपको ये फ्लो चार्ट बनाने से काम नहीं चलेगा, इसको डिफाइन करना पड़ेगा। और इसको मैं डिफाइन तब करूंगा जिस दिन इस वीडियो पे 700 लाइक आ गया, उस दिन मैं उसको डिफाइन कर दूंगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फंगी। अगर एग्जाम में अलग से भी पूछता है आपसे कि राइट डाउन द मॉर्फोलॉजी ऑफ फंगी, तो ये जो स्लाइड्स हैं ये इतना काफ़ी है, आपको अलग से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मगर क्लासिफिकेशन वाली बात मैंने आपको अभी बता दी है। चलिए पहले इसको पढ़ते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स फंगी आर यूकारियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जिस प्रकार पेड़ पौधे और जानवर यूकारियोट्स हैं, ठीक उसी तरह से फंगी भी यूकारियोट है, मतलब जो कि कई सारी कोशिकाओं से मिलके बना हुआ है। हाउएवर फंगी आर कंपोज्ड ऑफ फिलामेंट कॉल्ड हाइफे। ये बता रहा है कि मगर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो फंगी होता है इसके अंदर एक धागे नुमा चीज होता है, फिलामेंट होता है, जिसको हम कहते हैं हाइफे। देयर सेल्स आर लॉन्ग एंड थ्रेड लाइक। और ये जो फंगी है इसके जो सेल्स होते हैं ये लंबे होते हैं और धागे नुमा होते हैं। एंड कनेक्टेड एंड टू एंड, और ये एंड जो होता है इनका वो किसी दूसरे एंड से जुड़ा हुआ होता है। बिकॉज ऑफ दिस डिफ्यूज एसोसिएशन ऑफ देयर सेल, द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज गिवन द स्पेशल नेम माइसीलियम। अब चूंकि ये जो सेल्स हैं ये आपस में एंड टू एंड जुड़े हुए हैं, तो इस वजह से जो इनका शरीर है, जो फंगी का शरीर होता है, उसको हम नाम देते हैं माइसीलियम। ठीक है, नोट करके एग्जाम में लिखिएगा, माइसीलियम इज अ टर्म दैट इज अप्लाइड टू द होल बॉडी ऑफ एनी फंगस। मतलब कोई एक फंगस आपके सामने अगर पड़ा हुआ है तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ये फंगस का माइसीलियम है, मतलब ये फंगस की बॉडी है। अभी चौथे पॉइंट को समझने के लिए एक एग्जाम्पल समझना। एक आम का पेड़ है, उस आम के पेड़ पे छोटे छोटे उसके भंवर लगे और छोटा सा एक आम आपके सामने आया। ठीक है, वो आम पका नहीं है, वो आम कच्चा है। उस कच्चे आम के अंदर भी एक बिया जरूर होगा। अब उस बीए को अगर आप ले जाके कहीं प्लांट करना चाहें तो उस बीए से प्लांट सामने उभर के नहीं आएगा, मगर जब वो अच्छे से पक जाता है आम, उसके बाद हम आम को आसानी से खा लेते हैं और उस बीए को हम ले जाके अगर कहीं हम प्लांट करते हैं तो उसमें से पौधा सामने आ सकता है। क्यों? क्योंकि वो मैच्योर हो चुका रहता है। ठीक उसी तरीके से क्या बता रहा है चौथे पॉइंट में, व्हेन रिप्रोडक्टिव हाइफे आर प्रोड्यूस्ड। हाइफे तो पहले से होते हैं, मगर जब वो रिप्रोडक्शन करने लायक होते हैं तब की बात हो रही है। व्हेन रिप्रोडक्टिव हाइफे आर प्रोड्यूस्ड दे फॉर्म अ लार्ज ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एज स्पोरोकार्प। मतलब जब एक बार रिप्रोडक्टिव हाइफे पैदा होते हैं तो वो एक बहुत बड़ा सहज एक ढांचा तैयार करते हैं जिसको हम नाम देते हैं स्पोरोकार्प। चलिए, एक बार आपने वो लाइन लिख दिया, उसके बाद आप इसको समझिएगा। ये फिगर आपको एग्जाम में बहुत कंपलसरी है बनाना। यहाँ पे क्या लिखा है कि एक मशरूम का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं जिसमें लिखा है हाइफे क्या है, माइसीलियम कहाँ है और फ्रूटिंग बॉडी क्या है। ठीक है सर, ये फ्रूटिंग बॉडी क्या है हमको समझा दीजिएगा। तो अभी ध्यान से समझिएगा फ्रूटिंग बॉडी क्या है। आपको लिखना होगा अपने एग्जाम कॉपी में ब्लैक कलर के पेन से, नोट इन फंगी। फंगी में द स्पोरोकार्प, जो स्पोरोकार्प होते हैं, आर ऑल्सो नोन एज फ्रूटिंग बॉडी और फ्रूट बॉडी। इन्हें हम फ्रूटिंग बॉडी या फ्रूट बॉडी के नाम से भी जानते हैं। तो अगर मान लो एग्जाम में पूछा गया व्हाट इज द अदर नेम ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, तो आप तुरंत लिखना अब एग्जाम में कि द अदर नेम ऑफ फ्रूटिंग बॉडी इज स्पोरोकार्प। ठीक है, अब ये स्पोरोकार्प क्या है आगे देखिएगा क्या लिखा है। द स्पोरोकार्प इज अ मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। मतलब ये जो स्पोरोकार्प है ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, मतलब ढेर सारी कोशिकाओं से मिलके बना हुआ एक ढांचा है, ऑन विच, जिस पे स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर आर बॉर्न, जिसके ऊपर स्पोर्स को पैदा करने वाले ढांचे पैदा होते हैं। ठीक है, अब ये स्पोर्स क्या है सर? स्पोर मतलब ऐसा समझो कोई एक ऐसी कोशिका जो आगे चल
के किसी एक नए फंगी को पैदा कर दे या नए फंगस को पैदा कर दे, उसको हम कह रहे हैं स्पोर। तो ठीक है, ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन विच स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर सच एज बेसिडिया और एस्की आर बोर्न। ठीक है, एंड दिस इज प्रोड्यूस्ड मेनली टू रिलीज स्पोर्स। और ये जो हमारा स्पोरोकार्प है, ठीक है, अभी एक चीज़ समझिएगा कि हमने ब्रैकेट में कहाँ से कहाँ तक लिखा है, नोट से लेके बॉर्न तक हमने क्या किया है, ब्रैकेट में लिखा है। तो ये कुछ अलग ही लाइन है, मगर अभी आप ऊपर से फिर से पढ़ता आ रहा हूं मैं। व्हेन रिप्रोडक्टिव हाइफे आर प्रोड्यूस्ड दे फॉर्म अ लार्ज ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरोकार्प एंड दिस इज प्रोड्यूस्ड मेनली टू रिलीज स्पोर। और इस स्ट्रक्चर को मेनली इस वजह से ये हाइफे, रिप्रोडक्टिव हाइफे जो होते हैं वो इस स्ट्रक्चर को इसलिए बनाते हैं ताकि नए नए स्पोर्स को वो रिलीज कर सकें वातावरण में, और जिसके माध्यम से जब एक बार वातावरण में नए स्पोर्स रिलीज होंगे तो उन नए स्पोर्स में से फिर से नया फंगस पैदा होगा। ठीक है, नोट स्पोर्स मीन अ माइन्यूट, बहुत छोटा, मोस्टली वन सेल, जनरली एक सेल का बना हुआ, रिप्रोडक्टिव यूनिट कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू न्यू इंडिविजुअल विदाउट सेक्सुअल फ्यूजन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंगी। मतलब ये बताया कि जो स्पोर्स होता है, जो मैं आपसे तब से बता रहा हूँ कि ये छोटे से सेल होते हैं, सिंगल सेल के होते हैं, एकदम छोटे रिप्रोडक्टिव यूनिट होते हैं जो कि आगे चल के किसी एक नए फंगस को पैदा कर सकते हैं बिना किसी सेक्सुअल फ्यूजन के। और ये एक बहुत ही बड़ा गुणवत्ता है फंगी का। ठीक है, अभी एक चीज़ यहाँ समझिएगा, एक बार जब आप इसको लिख देते हैं फिर आपको हाइफे के बारे में, हाइफे का डायग्राम बना के सब कुछ एज इट इज़ आपको वहाँ पे लिख देना है। ठीक है, एक हाइफे के अंदर क्या क्या चीज़ पाया जाता है ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए अभी ध्यान से समझिएगा, मॉर्फोलॉजी ऑफ फंगी अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है उसको जानने से पहले आप इस फिगर को समझ लो। जब इस फिगर को समझ लोगे तो पहला पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाएगा। समझना, चूंकि हमने अभी पढ़ा है क्लासिफिकेशन ऑफ फंगी, तो मतलब हमने ये जाना कि फंगी कई तरह के हो सकते हैं। ठीक है, अभी दो चीज़ समझना, हर फंगी को दो चीज़ों में भी आप डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है सेप्टेट हाइफे और दूसरा होता है को एनोसाइटिक हाइफे। मतलब जो सेल्स हैं उनके हिसाब से अगर बांटा जाए तो वो दो तरह के हैं, सेप्टेट हाइफे वाले और को एनोसाइटिक हाइफे वाले। ठीक है, ये क्या है सर को एनोसाइटिक हाइफे, सेप्टेट हाइफे? देखना समझना ध्यान से, दोनों ही हाइफे हैं, दोनों ही हाइफे हैं, मगर सेप्टेट हाइफे में क्या होता है, एक हाइफे को एक दीवाल के द्वारा पार्टीशन कर दिया जाता है, उस दीवाल का नाम होता है सेप्टम। और जबकि को एनोसाइटिक हाइफे जो है उसमें कहीं कोई दीवाल नहीं होता है, मतलब सेप्टम नहीं होता है। तो इस हिसाब से दो तरह के फंगी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, एक सेप्टेट हाइफे वाले, एक को एनोसाइटिक हाइफे वाले। ठीक है, अभी चलो पहला पॉइंट अब आप समझोगे जब तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। इन एडिशन टू बीइंग फिलामेंटस, धागे नुमा होने के साथ साथ फंगल सेल्स ऑफ्टन हैव मल्टीपल न्यूक्लियाई। ये जो फंगल सेल्स होते हैं इनके अंदर एक से अधिक न्यूक्लियाई पाया जाता है। ठीक है, समझना अब यहाँ दो फंगी का नाम पहले मैं लूँगा, काइट्रिड्स एंड जाइगोमाइसेट्स। ये जो होते हैं इनको को एनोसाइटिक हाइफे में रखा गया है कि मतलब इनका जो फिलामेंट है उसमें कहीं कोई विभाजन या कोई पार्टीशन नहीं हुआ है। जबकि यहाँ दो नाम और देखिए, एस्कोमाइसेट्स एंड बेसिडियोमाइसेट्स, ये जो होते हैं इनको सेप्टेट हाइफे में रखा गया है, मतलब इनका हाइफा जो है वो विभाजित किया गया है सेप्टम के द्वारा, या पार्टीशन बनाया गया है उनके अंदर, या पार्टीशन बनाया गया है इस हाइफे में। ठीक है, अभी समझना क्या बता रहा है, इन काइट्रिड्स एंड जाइगोमाइसिट्स द सेल्स आर को एनोसाइटिक। मतलब ये जो काइट्रिड्स होते हैं और जाइगोमाइसिट्स होते हैं इनके सेल्स को एनोसाइटिक होते हैं, मतलब इनमें कहीं कोई सेप्टम प्रेजेंट नहीं होता है, कहीं कोई पार्टीशन नहीं होता है। वही लिखा है विद नो डिस्टिंक्शन बिटवीन इंडिविजुअल सेल्स रेदर। उसके अतिरिक्त अगर देखिए, द फिलामेंट्स आर लॉन्ग एंड ट्यूबुलर। जो फिलामेंट होते हैं वो लंबे होते हैं, ट्यूबुलर होते हैं, विथ अ साइटोप्लाज्मिक लाइनिंग एंड लार्ज वैक्यूल्स इन द सेंटर। मतलब इनका जो इनके अंदर अगर आप देखेंगे तो एक साइटोप्लाज्मिक लाइनिंग है, मतलब कोई पार्टीशन नहीं है, और इनके जो सेंटर्स हैं, जो बीच बीच में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बड़े बड़े वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बाई कॉन्ट्रास्ट अगर आप मद्देनजर रखते हुए देखना चाहते हैं काइट्रिड्स और जाइगोमाइसिट्स को, एस्कोमाइसिट्स और बेसिडियोमाइसिट के मद्देनजर अगर आप देखते हैं तो जो एस्कोमाइसिट्स और बेसिडियोमाइसिट्स हैं ये सेप्टेट हाइफे वाले होते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा है, बाई कॉन्ट्रास्ट द एस्कोमाइसिट्स एंड बेसिडियोमाइसिट्स आर सेप्टेट,
देयर फिलामेंट आर पार्टीशनड बाय सेलुलर क्रॉस वॉल कॉल्ड सेप्टा एंड द स्ट्रक्चर ऑफ दीज सेप्टा वेरीज। मतलब यही बताया कि अगर आप काइट्रिड्स और जाइगोमाइसिड्स की बात करते हैं तो उनमें सेप्टा पाया नहीं जाता है, जबकि एस्कोमाइसिड्स और बेसिडियोमाइसिड्स जो होते हैं इनके अंदर सेप्टेट हाइफे इनको कहा जाता है, क्योंकि इनके अंदर सेप्टम पाया जाता है। और ये सेप्टम एक तरह का ऐसा दीवाल है जो एक ही सेल्स को या एक ही फिलामेंट को बांट रहा है, अलग अलग वो पार्टीशन कर रहा है, उनका अलग अलग पोर्शंस में बांट रहा है। ठीक है, ये इतनी बात हो रही थी यहाँ पे। अभी आपके मन में आ रहा होगा सर काइट्रिड्स कैसे होते हैं, जाइगोमाइसिड्स कैसे होते हैं, एस्कोमाइसिड्स कैसे हैं, बेसिडियोमाइसिड कैसे हैं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अलग अलग मैंने हर एक चीज़ के बारे में यहाँ पे आपको समझा दिया है। ठीक है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फंगी अभी कंटिन्यू हो रहा है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, अनदर फीचर ऑफ फंगी इज द प्रेजेंस ऑफ चिटिन इन देयर सेल वॉल। मतलब एक और अनोखा चीज़ जो आपको फंगी में देखने को मिलेगा वो ये है कि इसके सेल वॉल में चिटिन नामक पदार्थ पाया जाता है। ये चिटिन क्या है सर? चिटिन एक लंबा कार्बोहाइड्रेट का पॉलीमर है जो कि कुछ कीड़ों में भी पाया जाता है। ठीक है, कीड़ों का जो बाहरी ढांचा होता है उनमें भी ये चिटिन पाया जाता है। उसके साथ ही साथ ये मकड़ियों में भी पाया जाता है, और उसके साथ ही साथ ये जो हमारे केंचुए होते हैं उनमें भी ये पाया जाता है चिटिन, उनके भी सेल वॉल में पाया जाता है। ठीक है, ये चिटिन क्या करता है, जो पतले पतले फंगस होते हैं उनको ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है और उसके अतिरिक्त उनको थोड़ा खुरदुरा बनाता है। तो यही यहाँ पे लिखा है, द चिटिन एड्स रिजिडिटी एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द थिन सेल्स ऑफ फंगस एंड मेक्स फ्रेश मशरूम क्रिस्पी। और जब एक बार आप मशरूम उठा के अपने दांतों के बीच में जब उसको दबा रहे हैं और जब वो कट जा रहा है तो जो उस समय फीलिंग आ रहा है वो असल मायने में कहीं ना कहीं इसी चिटिन के वजह से हो रहा है। इसको कुछ लोग काइटिन भी कहते हैं। ठीक है, अभी दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। मोस्ट मेंबर ऑफ द किंगडम फंगी लैक फ्लैजिला। मतलब ज़्यादातर फंगी जो होते हैं उनके पास फ्लैजिला नहीं होता। फ्लैजिला क्या है सर? अगर नहीं पढ़े हो तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में जाके पढ़ लो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। द स्ट्रक्चर आर कंप्लीटली एब्सेंट इन ऑल स्टेज ऑफ देयर लाइफ साइकिल। मतलब ये जो फ्लैजिला है ये पूरे लाइफ साइकिल में, फंगी के पूरे लाइफ साइकिल में कभी आता नहीं है। क्या है फ्लैजिला? एक पल के लिए समझ लो ऐसा कि एक ऐसा धागे नुमा प्रोजेक्शन होता है जो कि किसी एक बैक्टीरिया के शरीर से बाहर निकला रहता है और उस बैक्टीरिया को मदद करता है एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। मगर ये फ्लैजिला इस फंगी में प्रेजेंट होता ही नहीं है। ठीक है, द ओनली एक्सेप्शंस आर द काइट्रिड्स विच प्रोड्यूस फ्लैजिलेटेड गैमेट्स। ठीक है, मगर एक चीज़ ध्यान से समझना, अभी जो मैंने आपसे नाम लिया था काइट्रिड्स, ये केवल एक ऐसे होते हैं जो फ्लैजिलेटेड गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं। मतलब इनके गैमेट्स जो हैं वो एक जगह से दूसरे जगह जाने योग्य होते हैं। ठीक है, ये हैं काइट्रिड्स। ठीक है, इनके द्वारा जो प्रोड्यूस किया गया गैमेट उसके पास फ्लैजिला होगा, जो कि जिसके वजह से उसके गैमेट, काइट्रिड्स के गैमेट एक जगह से दूसरे जगह जा सकेंगे। तो अब आपको एक बहुत ही जो बढ़िया क्वेश्चन बना अब आपके लिए, इसको ध्यान से समझ लेना कि सारे के सारे फंगी जो होते हैं उनके पास पूरे लाइफ साइकिल में कहीं फ्लैजिला नहीं आता है। केवल एक ऐसा है जिसका नाम है काइट्रिड, जिसके गैमेट के पास फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। ये चीज़ आप अगर जानते रहते हैं, एक नॉलेज रखे रहते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बहुत लोग यही जानते हैं कि फंगी के पास कोई फ्लैजिला नहीं होता है। तो आप अपने दोस्त से शर्त लगा लेना 500 रुपये का, कहना कि फंगी के पास उसके लाइफ साइकिल में एक बार आता है जरूर फ्लैजिला। तो वो कहेगा कि नहीं आता है, तो आप कह देना नहीं आता है, जो कि है काइट्रिड्स। काइट्रिड्स के जब गैमेट्स बनते हैं तो उनके पास फ्लैजिला होता है। ठीक है, तो आप शर्त जीत जाओगे। ये मैंने इस वजह से इतना लंबा खींचा ताकि आपको याद हो जाए। अगर आप एक डॉक्टर हैं, नर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं या हमारे इंडिया की जागरूक जनता हैं जो 4 दवाओं के बारे में जान के 4 लोगों को बताना चाहते हैं, तो बात मानिए मेरा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा ताकि सारे अपडेट आप तक पहुंचते रहें जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो।